जारी है। ईरान भी हमले कर रहा है और इसराइल के भी ताबड़तोड़ हमले वहां पर हो रहे हैं। इसराइल ने अब ताज़ा तरीन हमलों में वहां के जो मिसाइल यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको निशाना बनाया है, चूंकि ईरान की मिसाइलों ने ही ज़बरदस्त तबाही मचाई है इसराइल पर। और इधर अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के इसराइल पर हमले बढ़े हैं और अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में भी कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इस लड़ाई की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनमें यह है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर इजरायली हमलों में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर अपने पहले बयान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई ने वादा किया है कि ज़ायोनी दुश्मन के खिलाफ सज़ा जारी रहेगी। यानी उन्होंने धमकी दी है कि ये सज़ा दी जा रही है और अभी और हमले तेज होंगे और केवल इसराइल के खिलाफ ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी उन्होंने चेतावनी दी है। उधर इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान से एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोका, लेकिन ईरानी मीडिया का दावा है कि हथियार यमन से दागा गया था, न कि ईरान से दागा गया था। ईरान की राजधानी तेहरान में भी विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई है, जबकि रात भर करश, शिराज, तबरीज शहरों में हवाई सुरक्षा भी सक्रिय कर दी गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के लिए इस समय मॉस्को में है और उनका कहना है कि अमेरिकी हमलों के बाद दोनों देशों के बीच अधिक सटीक, गंभीर और करीबी परामर्श के लिए ये आवश्यक है। यानी अब इस मुद्दे पर दुनिया के तमाम देश दो ध्रुवों में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक और जहां ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के हमले की सराहना की है, उसके साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है, वहीं दुनिया के तमाम देश कल से ही इस युद्ध के खिलाफ और ख़ास तौर पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है ईरान के परमाणु ठिकानों पर, उसके खिलाफ वो लामबंद होते दिखाई पड़ रहे हैं, उन हमलों की निंदा की है। उसमें गल्फ कंट्रीज, खाड़ी के कई देश भी शामिल हैं और इसके अलावा रूस और चीन जैसे देश भी शामिल हैं। यानी इस पूरे मुद्दे पर एक तरफ ये युद्ध दोनों देशों के बीच बढ़ता जा रहा है, अमेरिका भी उसमें कूद चुका है और इधर दुनिया के तमाम देश लामबंद हो रहे हैं, कुछ ईरान के साथ और कुछ इसराइल के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है अमेरिका के हमलों के बाद, वो उठाना पड़ा है इसराइल को, क्योंकि इससे के बाद ही ईरान ने अपने हमले तेज कर दिए और अमेरिका के जो विमान थे जिन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया, वहां से बम बरसाने के बाद वापस चले गए। लेकिन ईरान ने जिस तरह से धमकी दी है, चेतावनी दी है अमेरिका को भी, उससे ये साफ साबित हो रहा है कि अमेरिका के जो तमाम आर्मी बेस हैं गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी के देशों में, उनके लिए भी खतरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इधर इसराइल ने ताज़ा हमले किए हैं ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जहां पर बनती हैं वहां पर। कुल मिलाकर अभी तक की अपडेट ये है कि ये युद्ध न रुक रहा है बल्कि और आगे बढ़ता जा रहा है और दुनिया के तमाम देश भी इसमें अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से एक दूसरे का साथ देते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से अभी तक केवल अमेरिका इसराइल के साथ आया है, लेकिन उसको इस फैसले के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप को इस फैसले के खिलाफ अपने देश के लोगों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। अभी तक कि वहां के आम लोग और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से विरोध हो रहा था, अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के भीतर से भी विरोध की खबरें आ रही हैं। अमलेंद्र जी, हाँ बिल्कुल, अमेरिका में जी ट्रंप की पार्टी जो है उसके अंदर अब विद्रोह शुरू हो गया है और विद्रोह ऐसा वैसा नहीं है, समझिए ज़बरदस्त तरीके का विद्रोह है और खुलकर जो है सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। ट्रंप के खिलाफ मतलब बयानबाजी जो उनके सांसद कर रहे हैं जी, उनके सांसद हैं थॉमस मैथी जी, उन्होंने जो है खुलकर मोर्चा एकदम संभाल लिया है ट्रंप के खिलाफ जी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है ट्रंप के खिलाफ कि ट्रंप जो कर रहे हैं इसके लिए उन्होंने उससे अनुमति नहीं ली थी, संसद से, कांग्रेस से दी थी और इसको जो है वो उन्हें अनुमति लेनी चाहिए थी। और सोशल मीडिया पर एक सीनेट है डेमोक्रेटिक जो है जी, वो डिक डर्बिन, उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमलों का आदेश देकर ट्रंप ने अमेरिकी संविधान में निर्धारित अपनी शक्ति की सीमाओं का उल्लंघन किया है। ये डिक डर्बिन का कहना है, जबकि वो उनका थॉमस का जो कहना वो साफ तौर पे ये है कि ये ग्रेट अमेरिका जो नारा दिया था ट्रंप ने, ये वो बिल्कुल भी नहीं है और ये ट्रंप जो है वो खुली तरीके से, मतलब एक तरीके से उनका कहना है कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसे नहीं किया जा सकता।
सकता, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। जी। और थॉमस मैसी हैं उनके सांसद जो हैं, रिपब्लिकन सांसद हैं, और उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने आज मुझ पर इतना युद्ध घोषित कर दिया कि इसके लिए कांग्रेस को एक अधिनियम बनाने की आवश्यकता होगी, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने था वो उनके खिलाफ काफी ज्यादा अब तो सोशल पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी थी कि वो इसका विरोध कर रहे हैं इसको लेकर। और इससे पहले जो है थॉमस ट्रंप जो है उन्होंने ईरान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये अमेरिका फर्स्ट नहीं है जी। और एक वहाँ शो होता है समीर जी टीवी का, उस टीवी के शो में गए थे थॉमस मैसी, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि युद्ध को अधिकृत करने का एकमात्र अधिकार कांग्रेस के पास यानी संसद के पास है, और जो मतलब वहाँ की संसद के स्पीकर हैं जॉनसन, उनको हमारे प्रस्ताव को तुरंत मतदान के लिए संसद में लाना चाहिए। यानी कि रिपब्लिकन जो है वो भी अब ट्रंप के खिलाफ वोट करेंगे और डेमोक्रेट तो करेंगे ही करेंगे। तो ट्रंप जो है ईरान युद्ध में कूदकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर चुके हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग भी ट्रंप के खिलाफ हो गए। जी बिल्कुल, उनकी पार्टी के लोग भी अब खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं, न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि वहाँ संसद का सत्र बुलाकर उसमें इस प्रस्ताव को लाने की बात कर रहे हैं जिस तरीके से ईरान पर अमेरिका ने हमला किया है। और दूसरी ओर अमेरिका में आम जनता भी सड़कों पर उतर आई है और इस युद्ध के खिलाफ, और खास तौर पर जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में झोंका है उसके खिलाफ वहां पर एक माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। और इधर इस्राइल की तरफ से ये खबर आ रही है कि ईरान के 6 एयरबेसों को निशाना बनाया गया है इस्राइल के ताजा हमलों में, और ईरान ने भी इस्राइल के कई एयरबेस हैं उनको हमला बनाया। जब से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है उसके बाद से ईरान के हमले बढ़े हैं और इस्राइल ने भी अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच जिस तरह से युद्ध चल रहा है और उसके रुकने की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती है, दुनिया के तमाम देश भी इस मामले में एक दूसरे के साथ एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो युद्ध कहां तक जाएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, और इसकी एक बड़े युद्ध की और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए इसकी आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये कोशिशें भी हो रही हैं कि इसको ज्यादा आगे न बढ़ने दिया जाए, लेकिन जो तो तमाम देश हैं, बड़े देश, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य देश हैं, उनके एक दूसरे के साथ खड़े होने की वजह से युद्ध रुकने की संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी, रूस और चीन साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं ईरान के, अमेरिका तो खुलकर उतर ही आया है। इसको देखते हुए युद्ध काफी लंबा खींचने की एक आशंका दिखाई पड़ रही है। और उधर इस्राइल के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि उसका डिफेंस सिस्टम, उसकी कलई खुल गई, वहां पर एयर ड्रोम जो है उनकी कलई खुल गई, और जिस तरह से मजबूती का दावा इस्राइल किया करता था वो ईरान के साथ 10 दिन के युद्ध में काफी कुछ पता चल गया है। तो एक तरीके से इस्राइल की जो डिफेंस की मजबूती थी, आर्मी की मजबूती थी, वो काफी कुछ एक्सपोज हुई है। हाँ, काफी कुछ पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, काफी कुछ क्या समीर जी कहा जाए कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि अब वो उनका जो आयरन डोम था वो मोम बन चुका है पूरी तरीके से, और ईरान चेतावनी देकर जो है करता है समीर जी हमले। और आज भी जो आयतुल्लाह खामेनी है उन्होंने अपने उस पर सोशल मीडिया पर पहले चेतावनी जारी की इजराइल के लिए, और उन्होंने अपनी चेतावनी जो समीर जी थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ट्वीट किया कि अभी ही सजा जारी है, जायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा अपराध किया, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, उसे सजा मिल रही है, उसे अभी सजा मिल रही है, अल्लाह। तो ये उन्होंने जैसे ही ट्वीट किया उसके बाद ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जो है किए हैं, और खबरें जो आ रही हैं इजरायली नागरिक जो है वो भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और वहाँ सायरन जो है इजराइल में बज रहे हैं। जी, तो इजराइल में सायरन बज रहे हैं। और सायरन की भी बात अगर की जाए तो हाइफा में जब ईरान की तरफ से मिसाइल्स के हमले हुए वहां पर सायरन नहीं बजे और उनकी सूचना नहीं मिल पाई, और ये कहा जा रहा है कि जो अलर्ट सिस्टम है वो भी काम नहीं कर रहा है इस्राइल का। तो ये इस 10 दिन के युद्ध में जो ईरान के साथ आमने सामने उसकी लड़ाई हो रही है, इसमें काफ़ी कुछ उसके डिफेंस सिस्टम की एक कह लीजिए कि उसकी हवा निकल गई है, या उसके लिए जो एक औरा बनाया गया था कि बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम है इस्राइल का, उसकी कमजोरी पूरी तरह से सामने दिखाई पड़ रही है। और इधर दुनिया के तमाम देशों में इस्राइल और अमेरिका के खिलाफ जो उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा है उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम दूसरे देशों में भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस युद्ध के लिए इस्राइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो घिरे नजर आ रहे हैं वो इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और खबर आ रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अपने सहयोगियों के साथ एक बड़ी बैठक आज
करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से अब उनकी पार्टी के भीतर उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है, वो उनके लिए बहुत एक मुश्किलों भरा समय होगा, क्योंकि पहले ही विपक्षी सांसद ये कह रहे थे कि ईरान के खिलाफ अगर प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में उतरना हो तो पहले उसकी अनुमति लेनी होगी संसद से, यानी अमेरिकन कांग्रेस से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए सीधे युद्ध में कूदने की घोषणा कर दी और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। लेकिन परमाणु ठिकानों पर हमले के जो दावे किए गए हैं कि उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, वो दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि किसी तरह के नुकसान की खबर वहां पर नहीं है, यानी जो संवर्धित यूरेनियम है उसको ईरान ने पहले ही सुरक्षित रख लिया था और वहां से उसको हटा दिया गया था, जैसा ईरान ने भी दावा किया है। तो ये एक तरीके से अमेरिकी जो सैन्य व्यवस्था है या उसकी जो सैन्य कार्रवाई है उसकी भी एक तरह से कलई खुल गई इसमें। हाँ बिल्कुल, अमेरिका की भी कलई खुल गई। और एक तो ये कि उन्होंने साहब जो अपना एक वीडियो पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि उनकी सेना जो है वह काम करके अब लौट आई है। तो अब ये आपको अभी अब जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि अब आपकी सेना लौट आई है? आपको वहाँ टिकना चाहिए था। अगर आपने हमला किया था तो आपको वहाँ टिकना चाहिए था और हमले का आपको जवाब जो था वो एक तरीके से जो होता वो आपको लेना चाहिए था। लेकिन आप तो वहाँ छूकर जो है वहाँ से भाग आए हैं। ये जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ट्रंप के खिलाफ जो काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है वो अमेरिका में ही बन रहा है समीर जी। और इसके साथ साथ ये है कि जो रूस है वो अब खुलकर सामने आ गया है और पुतिन के दूत हैं किरिल दिमित्रेव, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान द्वारा विश्व के प्रमुख तेल मार्ग को बंद करने से अमेरिका को पेट्रोल पंपों पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और इधर ईरानी सेना के प्रमुख हैं जो नए अभी बने हैं आमिर हातमी, उन्होंने वरिष्ठ कमांडरों के साथ बैठक की और उसमें उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका को निर्णायक जवाब का सामना करना पड़ेगा, हम जीत तक लड़ेंगे। और हातमी ने यह कहा कि पिछले कुछ दिनों में आपने जो कार्रवाई की है अपने कमांडरों से कहा कि वह बहुत मूल्यवान है और उन्होंने इजरायली दुश्मन को उनके अभियान से सफल होने से रोका। आज उन्हें इन अपराधों के प्रत्यक्ष अपराधी संयुक्त राज्य अमेरिका को बुलाने और उसे इस्लामी गणतंत्र गणराज्य ईरान के साथ सीधे टकराव में घसीटने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी इजरायल को मजबूर होना पड़ा अमेरिका को घसीटने के लिए। और उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को एक दर्द जवाब मिलेगा, जैसा कि उन्होंने अतीत में किया है, इस बार भी ऐसा ही होगा। हम अपनी पूरी ताकत से इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। हम शहादत को एक महान सम्मान के रूप में देखते हैं, लेकिन आज हम जीत के लिए लड़ रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और समीर जी, महत्वपूर्ण बात यहाँ एक और ये है कि अब जो इस्लाम में पहला महीना माना जाता है मुहर्रम का, जो काफ़ी ज़्यादा पवित्र महीना माना जाता है, वो 26 या 27 जून को शुरू होगा। और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो ये है कि तब तक जो है ये इस पवित्र महीना शुरू होगा, तब तक ये युद्ध की परिस्थितियां बनी रहेंगी जो आज के हालात हैं उनको देखते हुए, चूंकि आज 23 तारीख तो हो ही गई, तो इसलिए ये बनी रहेंगी। तो उस समय काफ़ी लोग जो है वो ईरान से इराक की यात्रा करते हैं और जगह जगह प्रदर्शन होते हैं, धार्मिक जलसे होते हैं। उस समय देखना होगा कि इराक में किस तरीके की चीज़ें होती हैं। और ये करबला की वर्षगांठ का प्रतीक है, जहां मोहम्मद साहब के पोते हुसैन की जो थी वो हत्या कर दी गई थी। तो करबला का इस्लाम में बड़ा महत्व भी है। और करबला के समय जैसे कहा उन्होंने कि हम इस शहादत को लेकर एक पुरस्कार के रूप में देखते हैं, लेकिन इस समय हम जो है वो अपनी वतन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मुहर्रम का महीना जो आएगा, ये एक नया जज्बा ईरान में भर सकता है अमेरिका के खिलाफ। और जब सूचनाएं हैं, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाएं ये है कि ईरान के अंदर ये इस पे मंथन चल रहा है कि इराक में और आसपास जो जगह है जहाँ पे अमेरिकी हवाई सैन्य अड्डे हैं, क्या उनको निशाना बनाया जाए, चूंकि अमेरिका ने सीधा हमला किया है। तो अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए नई जो है वो मुसीबत खड़ी हो सकती है। अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक वहाँ तैनात हैं उस क्षेत्र में, लेकिन ईरान की सेना काफ़ी बड़ी है। तो इसलिए एक बड़ा संघर्ष जो है वो उसी क्षेत्र में भी छिड़ सकता है। तब देखना होगा कि अमेरिका के अभी जो लड़ाकू विमान अभी जाकर जो जैसा बताया ट्रंप साहब ने कि वो हमला करके आ गए, फिर वो कहां से हमला करने के लिए आएंगे, ये देखने वाली चीज। जी बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि उसके पास अब वैलिड रीजन है, यानी का वैध कारण है अमेरिका के ठिकानों पर हमला करने की, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। और अमेरिका के इस युद्ध में इसराइल के साथ उतर जाने को कई तरीके से देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका
में ही डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में इसराइल की जो ताकत थी काफी कमजोर होती दिखाई पड़ रही थी। इस वजह से अमेरिका की मजबूरी थी कि वो उतरता इस लड़ाई में, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई अमेरिकी अखबार की, उसमें यह दावा किया गया था कि इसराइल इस तरह से जो ईरान जो हमले कर रहा है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ उसके तमाम शहरों को निशाना बना रहा है, उसको देखते हुए वो हमले वो मुश्किल से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा उसको नहीं झेल पाएगा। उसकी जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता है उस सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिनों तक ही उसको झेल सकती है, और लगभग 10 दिन इस युद्ध के हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। हालांकि इसका स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी जो संकेत दिए थे कि वो अभी शायद 1 हफ्ते 2 हफ्ते अपने को इस युद्ध से दूर रखेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने 2 दिन पहले हमले कर दिए इसराइल के जो सैन्य ठिकाने, परमाणु ठिकाने हैं, और वहां पर उन हमलों के बाद उन्होंने अपने विमानों को वापस ले लिया, और उसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि इन परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। हालांकि ये भी बात है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है एक जमाने में अमेरिका के ही सहयोग से चला था 1950 के दशक में, और अब उन परमाणु ठिकानों को दुनिया के लिए खतरा बता रहा है अमेरिका और इसराइल, दोनों ही देश बता रहे हैं, और इस कारण से उस पर वो हमला कर रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में घिरे नजर आ रहे हैं दोनों ही देश, चाहे इसराइल हो और चाहे अमेरिका हो, क्योंकि ईरान को इस मामले में माइलेज मिल गया कि उसने हमला पहले नहीं किया, ना तो इसने इसराइल पर पहले हमला किया और ना ही अमेरिका पर अभी नहीं किया है। लेकिन अगर वो करता भी है तो उसके ऊपर ये आरोप नहीं लगेगा कि हमला पहले किया, क्योंकि इसराइल ने भी पहले हमला किया और अमेरिका ने भी ईरान के ठिकानों पर हमला किया है। तो कुल मिलाकर ये युद्ध जो है अभी और भयावह होता दिखाई पड़ रहा है आगे चलकर। बिल्कुल और भयावह होता दिखाई पड़ रहा है। और समीर जी, युद्ध के साथ साथ एक नए युद्ध की परिस्थितियां ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में पैदा हो गई जी। जैसा कि हमने बताया कि थॉमस मैसी जो हैं वो लगातार ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के 2 और सांसद हैं समीर जी, टकर कार्लसन और स्टीव बैनन। ये जो कट्टरपंथी और रूढ़िवादी हैं, ये भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ईरान पे हमला किया गया। तो यानी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा जो था ट्रंप का, वो अब ट्रंप के लिए मुसीबत बन रहा है, क्योंकि जितने भी मागा के समर्थक हैं वो सब कह रहे हैं कि ट्रंप ने इजराइल के चक्कर में अमेरिका को जाके फंसा दिया है, और इसका नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि जब वहां से ताबूत लौटेंगे मध्य पूर्व से सैनिकों के, तब कितना जबरदस्त गुस्सा ट्रंप के खिलाफ होगा, ये रिपब्लिकन्स को समझ में आने लगा है। और ये भी आलोचना इसलिए भी हो रही है हमलेंदु जी की कि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी और जीतने के बाद भी उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका को इस तरह के बेमतलब युद्धों में नहीं झोंकेंगे जिस तरह से हमारे पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने, और उनके लिए उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इसराइल का साथ देने के लिए ईरान पर हमले की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई। सीधे तौर पर अभी ईरान और अमेरिका का कोई संघर्ष चल भी नहीं रहा था, तो उसमें क्या जरूरत पड़ेगी। इन सारी चीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से अपने देश में घिरे नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं कि जब भाई वार्ता चल रही थी ईरान के साथ, और 15 जून को अमेरिका की वार्ता थी ईरान के साथ इसी मसले पर, न्यूक्लियर पावर के मसले को लेकर, और 4 दौर की वार्ता हो चुकी थी। तो ऐसे में इजराइल को हमला करने की अनुमति ट्रंप ने क्यों दी और खुद इसमें क्यों कूद पड़े, ये सवाल अब रिपब्लिकन जो मतलब उनकी पार्टी के लोग ही उठा रहे हैं कि ना तो आपने पार्टी के अंदर इस पर कोई चर्चा की, ना आपने इसको लेकर वहां की जो संसद है उस पे आपने कोई चर्चा की, ना विपक्षी दलों से आपने वहां की। आपने अमेरिका को एक युद्ध में क्यों झोंक दिया जी। और जब ईरान ने जब साफ तौर पर कहा था कि भाई चलिए आपने झोंक भी दिया था इजराइल के जरिए था, तो इजराइल को ही निपटने देते, आप पीछे से मदद करते रहते, हथियार पहुंचाते रहते, पैसा देते रहते, लेकिन आप तो सीधे जाकर कूद पड़े, आपने सीधे जाकर ईरान पे हमले कर दिए। तो अब ईरान के पास एक वाजिब कारण है कि वो पलटकर ईरान पर हमले करेगा, और जैसा कि चेतावनी दी भी है कि वो पलटकर हमले करेगा। और कल समीर जी, जो यूनाइटेड नेशंस की जो सुरक्षा परिषद है, उसमें वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं इनके ईरान के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो है अब जो है अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। शुरुआत आपने की है, जवाब हमारा होगा, समय हमारा होगा, और तरीका भी हमारा होगा। आपने जो हरकत की है उसका आपको कड़ा जवाब मिलेगा, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और दूसरी बात समीर जी ये कि जब तक अब तक जो होता रहा है उसमें, भाई 1953 में जैसे ईरान ने अमेरिका में दखल दिया, 2003 में इराक युद्ध हुआ जिस तरीके से उसमें दखल दिया, और अब 2025 में ईरान को लेकर ट्रंप ने जो एक बार जो फिर आज सुबह ट्वीट किया है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन,
उसको मी का कर दिया उन्होंने, मागा की तरह मी का कर दिया जी। तो ये जो किया है, तो उसने साफ तौर पे कहा है कि अगर महान राष्ट्र नहीं बना सकता वहां का शासन, तो शासन परिवर्तन क्यों ना हो। जी। ये उल्टा पड़ सकता है ट्रंप को, चूंकि उल्टा पड़ता दिख रहा है अमलेंदु जी, क्योंकि ईरान में जबरदस्त रैलियां हो रही हैं इसके समर्थन में, जो अमेरिका पर, जो इसराइल के खिलाफ हमले हो रहे हैं ईरान के, और उसमें बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यानी जुट रहे वहां हैं। की सरकार और वहां के जो ये धर्मगुरु हैं आयतुल्लाह खमेनी, इनके खिलाफ कोई माहौल बनता वहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। बनता नहीं दिख रहा, बल्कि और मजबूत हो गए जी। जो विरोध के स्वर थे भी वो एकदम खामोश हो गए, पूरा राष्ट्र जो है वो एकजुट हो गया। यहाँ तक कि वहां जो यहूदी रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि हम यहूदी हैं, लेकिन हम ईरानी यहूदी हैं, इजरायली नहीं, और ईरान के ऊपर हमला जो हमारे ऊपर हमला है। तो यानी समीर जी, वहां तमाम लोग जो है, जो फिरके थे, वो सब एकजुट हो गए हैं। और जो सोच रहा था इजराइल और अमेरिका कि साहब वहां कोई तिफरका हो जाएगा और वहां कोई विद्रोह हो जाएगा, जी, वो उसका एकदम उल्टा रहा है। ये ट्रंप के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, और ट्रंप को ये समझना पड़ेगा कि ये ना तो 1953 है, हाँ। ना ये 2003 है, 2025 है, जी। और वास्ता आपका उस ईरान से पड़ रहा है जो अब परमाणु हथियार ना सही लेकिन परमाणु ऊर्जा संपन्न राष्ट्र है, जी। जिसके पास एक बड़ी फौज है और जिसके पास एक लड़ने का जज्बा है। तो इसलिए अब ये समझना पड़ेगा। और अब उसको जिस तरीके से रूस और चीन ने खुलकर समर्थन दे दिया है, रूस ने तो साफ तौर पर कह दिया, उनके जो उपराष्ट्रपति हैं वो दिमित्री मेदवेदेव जी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम वहां से अपने जो हमारे परमाणु वैज्ञानिक हैं उनको नहीं हटाएंगे, वो उसी तरीके से काम करते रहेंगे, और अगर जरूरत पड़ती है ईरान को परमाणु हथियारों की तो वो हम देंगे। उत्तरी कोरिया ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार चाहिए तो अब तुम अपने बनाते रहना, जब बनाओ हमसे अभी ले लो जी। तो ये एक नया मोर्चा ट्रंप के लिए खड़ा हो जाएगा, और पूरी दुनिया में समीर जी बहुत उथल पुथल मच सकती है, और ट्रंप तो खुद मुसीबत में फंसेंगे, पूरी दुनिया को मुसीबत में भी फंसा देंगे। जी बिल्कुल। और इस जो उन्होंने ईरान में रेजीम बदलने की बात की, यानी वहां पर सत्ता परिवर्तन की जो बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, अब ये लग रहा है कि ये दांव भी बिल्कुल उल्टा पड़ता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ईरान में सरकार के समर्थन में और सरकार की जो कार्रवाई हुई है उसके समर्थन में जबरदस्त एकजुटता दिखाई जा रही है, रैली निकाली जा रही है और सरकार के साथ वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और उसमें अपनी सरकार के साथ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। यानी जो वहां पर सत्ता परिवर्तन की बात कहकर अमेरिका ने वहां के लोगों को और ज्यादा नाराज कर दिया है, जबकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है, और इसराइल में भी, इसराइल में पहले से ही माहौल बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि इसराइल और अमेरिका दोनों ही अपने देश में विरोधियों का विरोध झेल रहे हैं। ईरान में लोग अपनी सरकार से एकजुटता दिखा रहे हैं और दुनिया के तमाम देश भी ईरान के समर्थन में आ रहे हैं। ये अलग बात है कि इसराइल के समर्थन में भी कई देश साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ईरान के समर्थन में आए देशों की एकजुटता वो कहीं ज्यादा मजबूती से दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चीन और रूस भी उस समर्थन में अमेरिका के इस लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से कूदने के बाद वो अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं यहाँ पर ईरान के साथ, और युद्ध लंबा खिंचता हुआ बिल्कुल साफ दिख रहा है। वो दिखाना है एकजुटता समीर जी। और इधर जो यूरोपीय यूनियन है और जो नाटो के देश हैं वो ट्रंप से दूरी बना रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया एकदम साफ, उनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने, कि हमारा इससे कोई लेने देना नहीं है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन ये वार्ता से तय होगा, इसका कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। ये इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कह दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो है उन्होंने साफ किया कि उन्हें जानकारी थी कि अमेरिका हमले करने वाला है ईरान पर, लेकिन अमेरिका ने ना तो हमसे कोई मदद मांगी और ना उसने हमारे सैन्य अड्डों का इस्तेमाल किया उस पर हमला करने के लिए, और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जो बड़ी खबर आ रही है समीर जी वो ये है कि आज ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की बैठक है, और इसमें स्पेन के विदेश मंत्री हैं जोस मैनुअल अल्वारेस। उन्होंने कहा है कि वह यूरोपीय संघ परिषद से आग्रह करेंगे कि वह उस समझौते को तत्काल निरस्त करने की अनुमति दें जो इजराइल के साथ संबंधों को परिभाषित करता है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 56,000 लोगों को पिछले 20 महीने में इजराइल ने गाजा पट्टी में मार दिया है, और जिस तरीके से ईरान पर हमले कर रहा है, अब इजराइल के साथ कोई भी संबंध नहीं रखा जा सकता। इसके लिए जो है इसमें प्रतिबंध लगाया जाए इजराइल पे। ये यूरोपीय यूनियन की बैठक में आज स्पेन की तरफ से बात उठ सकती है। तो यानी अब ट्रंप और नेतन्याहू जो दो युद्ध अपराधी हैं, दोनों एक साथ खड़े हुए हैं, बाकी पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक कि जो नाटो के देश हैं और यूरोपीय यूनियन के देश हैं वो भी धीरे धीरे अब मुखर हो रहे हैं कि इसने एक नई मुसीबत में फंसा दिया है। चूंकि अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है, लेकिन ये यूरोप के देशों पर तो हमले हो सकते हैं।
अगर इस तरीके का युद्ध होता है तो जी। यूरोपीय देशों पर तो हमले हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से वहां परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं अमेरिका ने, हालांकि वहां से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर ये रेडिएशन फैलता है तो इससे तो फिर वहां यूरोपियन यूनियन के देशों तक इसके फैलने की आशंका बढ़ जाती है। तो इस युद्ध का जो सबसे बड़ा नुकसान होना है वो आसपास के क्षेत्रों में, इलाकों में ही होना है। इसकी भयावहता को देखते हुए ये सारे देश अब एकजुट हो रहे हैं कि इस युद्ध को किसी तरह से रोका जाए। और अमेरिका ने, खासतौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अकेले ये फैसला लिया है या मनचाहे ढंग से ये फैसला लिया है, उसको लेकर भी दुनिया के तमाम देशों में नाराजगी है कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी, आप इस युद्ध में इतनी जल्दी क्यों कूद पड़े, जबकि आपके ऊपर ये दायित्व है तो होना चाहिए, आप सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, कि इस युद्ध को रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। लेकिन अमेरिका खुद इस युद्ध में कूद पड़ा। इसी को लेकर और ये भी खबरें आ रही हैं अमलेंदु जी, जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, अमेरिकन अखबारों में भी ये खबर आ रही है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ थे कि अभी हमको इस युद्ध में नहीं कूदना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से। हाँ बिल्कुल, जेडी वेंस भी खिलाफ थे, ये सूचनाएं आ रही हैं। और इधर समीर जी, ट्रंप के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, अमेरिका में भी बन रहा है, नाटो में भी बन रहा है, यूरोपीय यूनियन में भी बन रहा है, और नाटो की बैठक होनी है हेग में, वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं नाटो के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इधर समीर जी, जो ईरान के जो सशस्त्र बल हैं उनके प्रवक्ता हैं इब्राहिम जोल्फकारी, और उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, और वीडियो जारी करके, मतलब जो ख़त्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय है उसके प्रवक्ता है, और उन्होंने एक जो वीडियो जारी किया उसमें आखिर में उन्होंने अंग्रेजी में कहा है कि श्रीमान ट्रंप आप जुआरी हैं, आप इस युद्ध को शुरू कर सकते हैं लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। बी अवेयर, सावधान रहिए, युद्ध आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। यानी कि समीर जी, इसका मतलब कि अब जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं मध्य पूर्व में, उन पर अब निशाना ईरान का होगा, क्योंकि वहां से तो मिसाइल बहुत नजदीक है। जी बिल्कुल, इजराइल पहुंचने में तब भी 400 सेकंड लगते हैं। हाँ, यहाँ तो जो है 5 सेकंड में पहुंच जाएगी मिसाइल। जी, और फिर क्या तबाही होगी। फिर ट्रंप साहब तैयार रखें अपने ताबूत वहाँ सैनिकों के। और जिस तरीके से अमलेंदु जी इस्राइल की सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर कलई खुली है, उसी तरीके से अमेरिका ने भी एक तरह से अपने को एक्सपोज किया, जो परमाणु ठिकानों पर हमला किया, और ये उसका सबसे मजबूत जो डिफेंस सिस्टम था या अटैकिंग सिस्टम था वो माना जाता है, जो बस्टर बॉम्ब्स के जरिए इस वहाँ पर जो बंकर्स को पर हिट किया गया। लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा, इतनी बड़ी बमबारी और इतनी भयानक बमबारी के बावजूद अगर परमाणु जो संवर्धन केंद्र, यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, वो सुरक्षित है ईरान के, तो ये फिर उस हमले के नाकाम होने की ही एक तरीके से पुष्टि करते हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा था कि इन हमलों में वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। और अमेरिका अभी भी, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि वहां कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वहां जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर आवागमन भी लोग उसी तरीके से आ जा रहे हैं जैसे पहले आ जा रहे थे। जो नुकसान हुआ है वो आसपास के रास्तों को हुआ है और उन जो अंडरग्राउंड इमारतें हैं उनको नुकसान हुआ है, लेकिन वहां पर जो यूरेनियम है, जो यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम हो रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ईरान ने कहा कि हमको आशंका थी तो हमने पहले ही उन सबको सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया था। तो एक तरीके से अमेरिका का इतना बड़ा हमला जिसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, 150 से ज्यादा आपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया उसमें। जी हाँ, 150 से ज्यादा आपने जब लड़ाकू बम इस्तेमाल किया तो आपने कितने बम गिराए होंगे, और नतीजा उसका क्या हुआ, फुस। तो भैया ये इतना खर्चा अमेरिका का काहे करा दिया ट्रंप साहब ने, कहा तो पैसा बचा रहे थे, एलन मस्क से आप लड़ गए पैसा बचाने के चक्कर में ही, और अब आपने इतना पैसा भी खर्च कर दिया और नतीजा फुस। अब वीडियो आप जारी कर रहे हैं, आप वहाँ हमले का वीडियो कोई जारी नहीं कर रहे हैं जी, आप जारी कर रहे हैं कि हमारे जहाज वापस लौट आए, इसकी खुशी है, मतलब मार गिरा था ईरान, इसका मतलब यही है। तो आप खुशी में जारी कर रहे हैं कि हमारे जहाज लौट आए, तो ये एक तरीके से इस तरीके। और इधर समीर जी, कल जो जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं ईरान में, और खुद ईरान के राष्ट्रपति जो है डॉक्टर मसूद पेजेशकियान, वो खुद उन प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं आम जनता के साथ, अमेरिका विरोधी प्रदर्शन जो पूरे ईरान में हो रहे हैं। और कल जाकर वो अस्पताल में घायल नागरिकों से और चिकित्सा कर्मियों से मिले भी हैं, और उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको उन्होंने लिखा है कि इससे पहले कि आप इसे देखें, ये एक अच्छा विचार है, और जब आप एक नया कार्ड चुनते हैं तो आपको शर्तें मिलती हैं।
क्या आप जानते हैं जी। ये वो आखिर में उन्होंने पूछा, क्या आप जानते हैं, मतलब ये कि आप जब कोई करते हैं इस तरीके की चीज़, ये एक अच्छा विचार है, तो आपको शर्तों मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं, यानी हम चुनौतियां स्वीकार करने को तैयार हैं, और ईरान अमेरिका से पूरी ताकत के साथ लड़ेगा, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगा। ये डॉक्टर मसूद पेजेशकियान ने खुद जनता के साथ खड़े होकर जनता का हौसला बढ़ाया है, और पूरी ईरानी जनता जो है वो अमेरिकी हमलों के खिलाफ और इजरायली हमलों के खिलाफ एकजुट नजर आ रही है, और ये बड़ी चुनौती जो है वो ट्रंप साहब के लिए बनती हुई नजर आ रही है। इधर समीर जी जो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं, अमीर सईद ईरावानी, उन्होंने जो है कल जो संबोधित किया, जिसका हमने जिक्र किया कि आखिर में उन्होंने कहा कि आपने शुरू किया, इसको हम ही खत्म करेंगे। और उन्होंने जो कहा वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आज जो हुआ वह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास पर एक दाग है। ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमले बर्बर हैं। हम अमेरिकी दुश्मन और उसके इजरायली एजेंट के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ईरान एक शांतिप्रिय देश है, उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, फिर भी उस पर 2 परमाणु सशस्त्र राज्यों ने हमला किया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के आरोप राजनीतिक और निराधार हैं। हम उन सदस्यों की सराहना करते हैं जिन्होंने इतिहास के सही पक्ष में खड़े होने और अमेरिकी आक्रमण की निंदा करने का विकल्प चुना। इजराइल द्वारा पश्चिम के गंदे काम को करने में विफल होने के बाद ट्रंप को खुद ही घृणित एजेंडे को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका ने एक बार फिर नेतन्याहू की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा को कुर्बान करने का फैसला किया है, और आखिर में जिन्होंने उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बल उचित प्रतिक्रिया का समय, प्रकृति और पैमाना निर्धारित करेंगे। और इसी बात को सेना के प्रवक्ता ने दोहराया है कि मिस्टर ट्रंप, आप जुआरी हैं, शुरुआत आपने की है इस युद्ध की, खत्म हम करेंगे। जी बिल्कुल जी। तो इसमें अब अमेरिका के लिए चुनौती बहुत बढ़ गई है। एक तरफ यहाँ ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहाँ के राजनीतिक दलों में और आम लोगों में माहौल बन रहा है कि मनमाने तरीके से उन्होंने है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और इसमें उन्होंने न तो संसद की स्वीकृति ली, न ही विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में लिया, और यहाँ तक कि अपनी पार्टी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और ये ईरान में जो रैली जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वो वहाँ पर रैली निकल रही है अपनी सरकार के समर्थन में, यानी जिस तरीके से ईरान ने हमले किए हैं, हमलों का जवाब दिया है, इसराइल को जवाब दिया है और अब अमेरिका को जवाब देने की चेतावनी दी जा रही है, उसके समर्थन में वहाँ के लोगों ने ये रैली निकाली है और विरोध भी कर रहे हैं कि ईरान पर जो हमले किए गए हैं इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। तो ये आप इसको सुन सकते हैं, वहाँ पर नारे लगा रहे हैं और सरकार के समर्थन में वहाँ के लोग ये एकजुटता अपनी दिखा रहे हैं। और इधर महमूद पेजेशकियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनसे उन्होंने खुद भी इसमें शामिल हुए हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और तो अगर इसको हम फुल स्क्रीन पर भी चाहें तो इसको हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ राष्ट्रपति भी इस रैली में शामिल हुए हैं और लोगों ने जो समर्थन दिया है उस समर्थन को वहाँ पर किस तरीके से सरकार के इसलिए एक तरह से उत्साहित करने वाली है, उस तुलना में जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इधर भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महमूद पेजेशकियान से फोन पर बात की, काफी देर बात की, लगभग 45 मिनट की, लेकिन इस मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं और भारत की विदेश नीति को लेकर एक बार चर्चा फिर तेज हो गई है कि भारत का स्टैंड क्या है, भारत अपने जो पारंपरिक विदेश नीति है उसको क्यों छोड़ रहा है और एक ढुलमुल रवैया क्यों अपना रहा है। सुनते हैं कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने इस पूरे मसले पर किस तरह से सरकार की विदेश नीति को घेरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। सुन लेते हैं क्या कहा है पवन खेड़ा ने ईरान और इसराइल के मुद्दे पर। जो भारत की विदेश नीति है, भारत की जो डिप्लोमेसी है, उसको लेकर उन्होंने कई सवाल किए हैं, उठ रहे हैं। और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया है और उस तमाम सवाल उठाए हैं कि भारत का क्या रुख है और दुनिया में उसकी क्या अपनी एक भूमिका है, उसको लेकर इतनी चुप्पी क्यों है। तो जयराम रमेश ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर अमेरिकी वायु शक्ति के प्रयोग का निर्णय ईरान के साथ वार्ता जारी रखने के उनके अपने बयान को हास्यास्पद बनाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान के साथ तत्काल कूटनीति और वार्ता की पूर्ण अनिवार्यता को दोहराती है। इस मुद्दे पर भारत सरकार को अपेक्षाकृत अधिक नैतिक साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। मोदी सरकार ने अब तक न तो अमेरिकी बमबारी और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए आक्रमणों, हवाई हमलों और लक्षित हत्याओं की स्पष्ट रूप से आलोचना की है और न ही निंदा की है, बल्कि मोदी सरकार ने तो गजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर भी गहरी चुप्पी साध रखी है
ये ट्वीट किया है जयराम रमेश ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने। और इसको लेकर अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया है, उस हमले को लेकर तमाम दूसरे राजनीतिक दल भी विरोध कर रहे हैं और उस हमले की निंदा कर रहे हैं। सीपीआई के नेता डी राजा को भी सुनते हैं किस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे पर अमेरिका की आलोचना की है, निंदा की है जो उसने ईरान पर हमला किया है, और सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। तो सुनते हैं डी राजा क्या कह रहे हैं। उसकी निंदा कर रही है सीपीआई, ये बता रहे हैं सीपीआई के नेता डी राजा। और इसको लेकर भारत सरकार के रुख पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने अपने स्टैंड को क्यों नहीं क्लियर किया है, जो भारत की पारंपरिक विदेश नीति है उसके अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं, या फिर स्पष्ट किया जाए कि क्या इसमें भारत का रुख है। तो ये सारी चीज़ें जो भारत में इस ईरान और इसराइल के बीच युद्ध चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इधर हमले लगातार जारी हैं। ईरान इसराइल पर हमले कर रहा है, इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन इसराइल एक और मोर्चा खोले हुए है, वो लगातार फलस्तीनियों पर भी हमले कर रहा है। और ताज़ा तरीन हमलों की सूचना आई है जिसमें कई लोगों की जान गई है। अमलेदु जी बता रहे हैं उसके बारे में, क्या अभी ताज़ा तरीन जो इसराइल की तरफ से गजा में हमले किए गए हैं फलस्तीनियों पर, कई लोग उसमें मारे गए हैं और इस हमले को लेकर लगातार इसराइल की सरकार और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घिरे हुए हैं। क्या सूचना है हमले? हाँ बिल्कुल समझिए, असल में नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा है, तो अब उन्होंने नया तरीका निकाला। पहले तो ईरान के साथ नया मोर्चा खोल दिया और लगातार गजा पट्टी में वो फिलिस्तीनियों की जान ले रहे हैं इसराइली सेना। अभी भी जो है उन पर मार पड़ी है जब ईरान की मिसाइल्स की, तो पलटकर उन्होंने इसराइल को, ईरान का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, दावा किया कि हमने उनके 6 एयरबेस जो तबाह कर दिए, लेकिन इस तरह की कोई विजुअल्स आए नहीं है। आईडीएफ ने दावा किया कर दी, लेकिन ना तो ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया, ना खुद उन्होंने ही कोई विजुअल जारी किया, साहब उन्होंने तबाह कर दिया। और इसराइल में विदेशी मीडिया को वहाँ युद्ध वाले जगह पर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। कल भी हम लोग बता चुके हैं, हाँ वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। यहाँ से भी कुछ हमारे दीदियाँ पहुँच रहे हैं वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए। आज देख रहे थे कुछ लोग हेलमेट लगाए वो कर रहे हैं वहाँ से रिपोर्टिंग तेल अवीब से, लेकिन वो भी उन क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं जहाँ मार कर रहा है ईरान। और ईरान अब सीधे सीधे बिल्डिंग्स को और दफ्तरों को और हेडक्वार्टर्स जो सेना के इजराइल के, उनको निशाना बनाकर मार कर रहा है। आज सुबह समीर जी खामेनेई जो है सर्वोच्च ईरानियन लीडर जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद फिर ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से इजराइल पर हमला किया है और ये स्वीकार किया है आईडीएफ ने कि ये हमला हुआ है। और हालांकि ये कहा कि उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दावा वो यही करते हैं कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहाँ नुकसान होता है उसको छुपाया जा रहा है, सैन्य सेंसरशिप है। और ईरान के जो सर्वोच्च नेता है सैयद अली खामेनेई, उन्होंने जो आज ये ट्वीट किया, तो अमेरिका के हमले के बाद पहला उनका ट्वीट ये आया है। वो ट्वीट जो है बहुत चेतावनी भरा आया है। उन्होंने कहा कि अभी ही सजा जारी है, ज़ायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा अपराध किया, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, उसे सज़ा मिल रही है, उसे अभी सज़ा मिल रही है, अल्लाह जी। ये उन्होंने पर्शियन में ट्वीट किया खामेनेई ने, और इसके तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया मिसाइल से जी। तो ईरान जो इस अमेरिका के हमलों के बाद, यानी अमेरिका ने जब उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने हमले और तेज कर दिए हैं। और अमेरिका को भी चेतावनी दी जा रही है कि उसको भी अब एक लीगल राइट मिल गया है, एक जो वैधानिक कारण मिल गया है कि वो अमेरिका के ठिकानों को पर हमला करे, क्योंकि अमेरिका ने पहले उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इस युद्ध में अमेरिका के कूदने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तो ईरान के साथ उसकी एक परमाणु वार्ता चल रही थी, ईरान के साथ उसकी कोई निजी कोई दुश्मनी नहीं थी, उन सब के बावजूद उसने अपने को इस युद्ध में क्यों झोंक दिया। ये सवाल न केवल दुनिया के तमाम देश उठा रहे हैं, बल्कि ये सवाल अमेरिका की जनता भी उठा रही है। और वहाँ के विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, वहाँ रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं और सांसदों के बयान आ चुके हैं, जिसमें अमेरिका की इस नीति की, डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति की निंदा की गई है इस युद्ध में भेजने की। और ये कहा जा रहा है कि इसमें न तो विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, न अपनी पार्टी के लोगों को, और न ही संसद को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। तो इस युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घिरे नजर आ रहे हैं। अपने देश में
भी और ईरान की जो चुनौतियां मिल रही हैं, जिस तरीके से खतरा बना हुआ है, उसके तमाम आर्मी बेसिस को लेकर उस पर हमले की जिस तरह से आशंका बनी हुई है, इन सारे मोर्चों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसे नजर आ रहे हैं। और उधर इसराइल को भी ईरान ने अपने हमले जो सबसे ज्यादा तेज किए हैं, अमेरिका के हमले के बाद ही तेज किए हैं। उससे पहले तेल अवीव और हाइफा जैसे कुछ शहरों पर ही सबसे ज्यादा हमले हो रहे थे, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद इसराइल के कम से कम 14 शहरों पर ईरान ने अपने ताबड़तोड़ हमले किए हैं मिसाइल से, और जबरदस्त नुकसान की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। हाँ समीर जी, अभी भी मेरे सामने 4 तस्वीरें हैं जो इजराइल में ज़बरदस्त नुकसान को दिखा रही हैं, लेकिन चूंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है इसलिए हम वो तस्वीरें सीधे दिखा नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी कि ईरान जो है उसकी मिसाइल्स वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को 2 हिस्सों में बांट दे रही है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये अभी जारी किया है, मुश्किल से 1 घंटा पहले ये फुटेज जो है ये जारी हुआ है ईरान की मिसाइल के हमले का, इजराइल पर जो हमला आज हुआ है उनके खामेनेई के ट्वीट के बाद ये हमला हुआ है। तो ये साफ तौर पर ये आ रहा है और इसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। और IDF जो है वो भी मान रहा है कि हाँ ये हमला हुआ है, और हालांकि उसका कहना है कि हमने इसकी पहचान कर ली थी कि मिसाइल आ रही है, तो हमने अपने नागरिकों को सचेत कर दिया था, बंकरों में भेज दिया था। तो बंकरों में भेज दिया था, लेकिन समीर जी पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब से इजराइल बना है, इजरायली नागरिक अब इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं और फिर दूसरे देशों में जाकर शरणार्थी बन रहे हैं। और ये एक तरीके से नेतन्याहू का दांव जो उल्टा पड़ गया। उन्होंने सोचा ये था कि गाजा पट्टी पर पूरा कब्जा कर लेंगे, ईरान को भी ध्वस्त कर देंगे और विस्तार की जो नीति है इजराइल की, सब पूरी अरब की जमीन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन अब ये उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इजरायलियों को समझ में आने लगा कि अमेरिका बचाने नहीं आ रहा है और ट्रंप जो है वो खुद अपने घर में घिरा हुआ है, वो बचाने नहीं आएगा और ईरान अब बुरी तरीके से मारेगा, ये समझ में आने लगा है। तो अब इजराइल खाली होना शुरू हो गया है, ये बड़ी खबर इस समय है। जी बिल्कुल। तो इजराइल ने अपने नागरिकों को वहां से हटाना शुरू कर दिया और नागरिकों की जिस तरह से वो दूसरे जगहों पर दूसरे देशों में जाकर शरण लेने की कोशिश में है, वो ये दिखा रहा है कि इजराइल में किस तरह का माहौल है। ईरान के लगातार जो 10 दिन से लड़ाई चल रही है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, उसको लेकर वहां तबाही मची हुई है और वहां के लोगों में अफरा तफरी है कि वो किस तरह से अपने को सुरक्षित रखें। हालांकि खबरें वहां पर जो एक हताहतों की संख्या है उसको लेकर पुष्ट खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों की वहां पर जान गई है और इजराइल के तमाम सैनिक भी इसमें उनके हताहत होने की भी सूचनाएं आ रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इजराइल की ओर से इस तरह की सूचना नहीं दी जा रही है और विदेशी मीडिया को जो युद्ध वाली जगह है वहां पर जाने से रोका जा रहा है। कल ही हम लोगों ने बताया था कि वहां किस तरीके से इस्राएली मीडिया और विदेशी मीडिया को अलग अलग जगहों पर भेजा गया है, उनको तितर बितर किया गया है, यानी खबरों को एक सेंसर किया जा रहा है, रोका जा रहा है, वास्तविक तस्वीरें वहां से नहीं आ पा रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारे, चूंकि सूचना के माध्यम इतने ज्यादा हैं और इतने ज्यादा वो टेक्निकली साउंड है कि बहुत सारी सूचनाएं आ ही जाती हैं। इस तरह की बमबारी हो रही है तो वो बमबारी न दिखने पाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी तस्वीरें और विजुअल्स आ रहे हैं, लेकिन हताहतों की वास्तविक संख्या अभी नहीं आ पा रही है। पर यह बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की जान गई है और बहुत बड़ी तादाद में लोग घायल हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है और डर के मारे अब लोग इस्राइल छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। इधर ईरान की तरफ से लगातार ये धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि अभी और भयानक हमले होने बाकी। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पे धमकी दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि मिस्टर ट्रंप, ये युद्ध की शुरुआत आपने करी है, खत्म हम करेंगे जी, और समय और तारीख बताकर खत्म करेंगे। साफ तौर पर धमकी ईरान की तरफ से दी जा रही है। कल जो यूएन में उनके स्पेशल प्रतिनिधि हैं, स्थायी प्रतिनिधि अनवर हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा सबसे आखिर में, और वहाँ के सेना के जो प्रवक्ता हैं ईरान की सेना के, उन्होंने आज ये कहा है कि मिस्टर ट्रंप आप जुआरी हैं, इस युद्ध की शुरुआत आपने की है, खत्म इसे हम करेंगे, बी अवेयर, सावधान रहिए जी। ये सावधान रहिए ट्रंप को चेतावनी दे दी गई है। और ये उसके बाद आई है जब ट्रंप ने कहा कि मीगा, मतलब मेक ईरान ग्रेट अगेन, जब मीगा उन्होंने कहा कि यानी कि वहाँ सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए ईरान में, ये जब ट्रंप ने कहा उसके बाद ये जवाब आया है। और मीगा के जवाब में ही खामेनेई जो है उन्होंने ट्वीट किया और उनके ट्वीट करने के बाद इजराइल को पे हमला ईरान ने कर दिया। तो ये साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि ट्रंप जो बोलते हैं उसके बाद उनके बोलने का
भुगतना जो है वो इजराइल को पड़ता है समीर जी। हाँ, जो यही इस ट्रंप के हमले के यानी अमेरिका के हमले के बाद ही इसराइल को बहुत भयानक हमलों का सामना करना पड़ा। और इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी ईरान को, उसके बाद भी ईरान ने हमले बहुत तेज कर दिए थे। यानी अमेरिका ने बम बरसाकर उसके विमान, यहाँ पर 150 से ज्यादा विमान उन्होंने बम बरसाए ईरान पर, वो चले गए, वापस लौट गए, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। लेकिन जो जवाबी कार्रवाई उसकी हुई, उसको सबसे पहले अभी इसराइल को झेलना पड़ा, इसराइल के लोगों को झेलना पड़ा। और इसको लेकर इसराइल में भी अपने नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी दिखाई पड़ रही है। वहाँ प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी एक माहौल बन रहा है और लोग इतने ज्यादा भयभीत हैं कि देश छोड़कर भाग रहे हैं। वहाँ पर बंकर इतने पर्याप्त अब नहीं रह गए हैं कि लोग शरण ले सके, जबकि इसराइल में जगह जगह बंकर्स बने हुए हैं कि युद्ध की स्थिति में आम नागरिक वहाँ पर जाकर छिप सकें, अपने को बचाने की कोशिश कर सकें। लेकिन बंकरों की भी कमी पड़ गई है और कई मिसाइल्स का निशाना बंकर भी रहे, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो कुल मिलाकर इन सारी जो अमेरिका और इसराइल की ये नीति है, खासतौर पर अमेरिका की जो नीति है मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दोबारा उन्होंने जो कहा मेक ईरान ग्रेट अगेन, ये दोनों ही नारे उन्हीं के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं, जो क्योंकि अभी उनके खिलाफ वहाँ पर उनके देश में ही विरोध हो रहा है, दुनिया भर में तो प्रदर्शन हो ही रहा है। और दूसरी ओर ईरान में आम नागरिक अपनी सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एकजुटता के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक कोई प्रदर्शन की तस्वीरें या विजुअल्स नहीं आए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मीगा नारा देने के बाद, यानी जब ये लगा कि वो सत्ता परिवर्तन के लिए उकसा रहे हैं लोगों को, तो लोगों ने अपने सरकार के साथ खड़े होने का, एकजुटता का प्रदर्शन किया है। हाँ, एकजुटता प्रदर्शन किया है। कल भी प्रदर्शन हुए हैं, आज भी प्रदर्शन हुए हैं, और जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त प्रदर्शन पूरे देश भर में हुए थे अमेरिका के खिलाफ, और खामेनेई के समर्थन में वहाँ लोगों ने नारे लगाए। लेकिन समीर जी, इसके बाद ट्रंप जो है वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और ट्रंप की पार्टी के लोग जो है वो ट्रंप के खिलाफ अब वहाँ हो गए हैं, और ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करें क्या। बार बार नारा देते हैं, लेकिन जो वो नारे देते हैं उनकी हवा जो है वो उनकी पार्टी के ही लोग निकाल देते हैं। जैसे थॉमस मैसी जो है, उनके ही पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका फर्स्ट नहीं है मिस्टर ट्रंप, जो आपने कहा था ये वो नहीं है। तो और उनके रूढ़िवादी सांसद है, वो कह रहे हैं कि आपने युद्ध में घसीट दिया अमेरिका को, और इसके लिए नहीं था मांगा, ये मांगा नहीं हो सकता आपका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये मांगा नहीं है, और आपने राष्ट्र का नुकसान किया है और आपने कानून तोड़ा है, ये उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। हो सकता है कि उनके ऊपर महाभियोग भी चले ट्रंप के ऊपर, ये हो सकता है। लेकिन हेग में प्रदर्शन हो रहा है नाटो के खिलाफ, नाटो जो है वो जिसमें अमेरिका भी शामिल है, तो नाटो के खिलाफ हेग में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। नाटो की बैठक होनी है हेग में, वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। तो प्रदर्शनों की बाढ़ अब ट्रंप के खिलाफ शुरू हो गई है पूरी दुनिया भर में। कल लखनऊ में भी प्रदर्शन हुए, बताया भारत में कई जगहों पे, कोलकाता में प्रदर्शन हुए हैं, कई जगह प्रदर्शन हुए हैं, ईरान में तो प्रदर्शन हुए हैं, खुद अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, और वहां नारे लग रहे हैं ट्रंप मस्ट गो, यानी ट्रंप को हर हाल में जाना होगा। ये नारे वहां लग रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उसके बाद। जी बिल्कुल, तो इसको लेकर इस ईरान और इसराइल के बीच जो लड़ाई छिड़ी है, दोनों के बीच ये लड़ाई हर आने वाले दिन में ये भीषण होती चली जा रही है। और इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जबरन अमेरिका को इस युद्ध में झोंक दिया है, और अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं उनके लिए बड़ा खतरा मोल ले लिया है, क्योंकि ईरान की तरफ से बार बार अब ये चेतावनी दी जा रही है कि उसको अमेरिका के ठिकानों पर या अमेरिका के नागरिकों का वहाँ पर जो सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पर हमले करने का एक वैध अधिकार मिल गया है, वैध कारण मिल गया है, क्योंकि अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया। और दूसरी ओर जो परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए हैं, यानी नतांज में, फोर्दो में और इस्फहान में, वो हमले, उसको लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि उसमें कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ है, जो दावा अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने भी कहा है कि किसी तरह के रेडिएशन की वहां से खबरें नहीं आई हैं, और जो तस्वीरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि इन परमाणु संयंत्र केंद्रों के आसपास लोगों की आवाजाही बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थी। ये जरूर है कि कुछ इमारतों को, रास्तों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन
परमाणु जो यूरेनियम संवर्धन केंद्र है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, इस बीच समीर जी बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस समय हम लोग ये लाइव कर रहे हैं ठीक इसी समय उत्तरी इजराइल में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं और इजरायली मीडिया ने खबर दी है कि नाहरिया, गेशर, हाजिब, हिला, मेओना और माइल्या इन शहरों में सायरन बज रहे हैं और ईरान के मिसाइल हमले यहाँ पर हो रहे हैं और वहाँ सायरन बज रहे हैं और लोग बंकरों में भाग रहे हैं। ये अभी अभी बिल्कुल ब्रेकिंग जो है सूचना है ये इस समय आ रही है इजराइल से। यानी इजराइल के कई शहरों पर हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। शुरुआती दौर में केवल 2 शहर मुख्य रूप से निशाना थे, राजधानी तेल अवीव और हाइफा शहर जो कि एक आईटी हब माना जाता है वहां का, लेकिन अब कई शहरों पर हमले हो रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और समीर जी वहाँ की सेना ने भी स्वीकार कर लिया और उसने कहा है कि हमने अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो काम कर रहा है और हम इसको हमले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बंकरों में चले जाएं। ये इजरायली सेना ने भी अभी अभी स्वीकार कर लिया। जी बिल्कुल, IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है उसने भी स्वीकार किया है कि कई शहरों पर अभी ताज़ा तरीन हमले, जबरदस्त तरीके से हमले हुए हैं ईरान की तरफ से और ईरान ने मिसाइलें दागी हैं वहां पर, कई शहरों को निशाना बनाया है, उनको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस्राइल की ये जो सबसे बड़ी ताकत थी कि वो मिसाइल के हमलों को नाकाम कर देगा, उस ताकत की भी कलई खुली है क्योंकि ईरान के तमाम जो मिसाइलें हैं उन्होंने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है इस्राइल के शहरों को। और अब ये कहा जा रहा है कि जो डिफेंस सिस्टम है इस्राइल का वो भी अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। हाँ, इस्राइल का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि ईरान ने पहली घोषणा कर दी थी कि अब इस्राइल के जो हवाई क्षेत्र है उस पर हमारा कब्जा, हम जब चाहें तब वहां हम हमला कर सकते हैं। और समीर जी खबर ये आ रही है कि कई शहरों पर मतलब नॉन स्टॉप हमले जो है ईरान के हो रहे हैं जी। ये अभी फिर वहां की मीडिया से खबर आ रही है कि 4 शहरों पर नहीं, कई शहरों पर इजराइल के नॉन स्टॉप हमले जो है वो ईरान के हो रहे हैं। तो इसके जब परिणाम आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितनी वहां तबाही हुई है। और वहां की सेना जो IDF है उसने स्वीकार किया है कि हाँ, ईरान की तरफ से मिसाइल हमले हो रहे हैं और उसने बंकरों में जाने के लिए जो है ऐलान किया है और पूरे नॉर्थ इजराइल में इस समय सायरन बज रहे हैं। और वहां पर इस एक तरफ ईरान की तरफ से हो रहे हैं इस्राइल पर, इस्राइल में अफरा तफरी मची हुई है, लोग वहां सुरक्षित स्थानों में जाने की कोशिशें में लगे हैं, यहां तक कि इस्राइल को छोड़ रहे हैं बड़ी संख्या में लोग, दूसरी जगहों पर शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर ईरान की तरफ से वैश्विक जनमत को अपने पक्ष में करने की भी कोशिशें जारी हैं। वहां के विदेश मंत्री गए हुए हैं रूस, और रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी उनकी, और रूस साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। अमेरिकी हमलों की उसने निंदा की है, चीन उसके साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है, यानी विश्व जनमत को भी अपने साथ करने की कोशिशें लगातार जारी हैं ईरान की। दूसरी ओर इस्राइल के साथ जो खड़ा नजर आ रहा है अभी तक अमेरिका के भीतर भी इसको लेकर, इस्राइल के साथ आने को लेकर वहां पर जबरदस्त विरोध हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की आलोचना हो रही है कि उन्होंने बिना आम सहमति के, बिना संसद की स्वीकृति के ईरान के खिलाफ युद्ध क्यों छेड़ दिया है। हाँ बिल्कुल, इसको लेकर और उनको जवाब देना पड़ेगा वहाँ संसद में, और महाभियोग भी उनके खिलाफ चल सकता है। खुद उनके सांसद जो हैं 3 सांसद खुलकर सामने आ चुके हैं जो विरोध कर रहे हैं, और कई सांसद जो हैं उन्हीं की पार्टी के ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, और ट्रंप उनका मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पर। जी, यानी अपने ही सांसदों का मजाक उड़ा रहे हैं जो ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब समीर जी ये साफ तौर पे समझा सकता है कि अपनी ही पार्टी में ट्रंप जो है वो बहुमत खो चुके हैं और एक बड़ा महाभियोग ट्रंप के खिलाफ आ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका को एक नई मुसीबत में फंसा दिया है। ये ट्रंप की पार्टी के और डेमोक्रेटिक सांसद जो है उनका दोनों का आरोप ये है। जी, और इधर अमरेंदु जी ट्रंप जो है अपनी ही पार्टी के सांसदों का जो उनके विरोध में दिखाई पड़ रहे हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से हमले किए ईरान के परमाणु ठिकानों पर, उसको लेकर रूस के विदेश मंत्री ने किस तरह से मजाक उड़ाया कि इतना उसको प्रचारित किया गया, उस हमले को इतने बड़े दावे किए गए, लेकिन असल में वो करके क्या है, जो वहां पर मुख्य रूप से जो संवर्धित यूरेनियम रखा है या यूरेनियम के संवर्धन का जो काम चल रहा है उसको कोई नुकसान उससे नहीं हुआ, यानी वो हमला कारगर नहीं हुआ, वो हमला नाकाम रहा। जो उसका उद्देश्य था उस उद्देश्य को पूरा करने में वो सफल नहीं रहा। इस बात की पुष्टि समीर जी इस बीच बड़ी खबर ये है कि उत्तरी इजराइल के साथ साथ अब सायरन बज रहे हैं मध्य इजराइल में भी, और IDF कह रहा है कि आप लोग बंकर में जाइए, और हमने देख लिया है कि ईरान की तरफ से मिसाइल्स के हमले हो रहे हैं, तो अब सायरन बजना शुरू हो गए हैं मध्य इजराइल में भी। जी, तभी उत्तरी इस्राइल में और मध्य इस्राइल में भी, यानी इस्राइल के तमाम शहरों में ईरानी मिसाइलें, ईरान की मिसाइलें
ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं और वहां लोगों को आगाह किया जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं। लेकिन कितने सुरक्षित स्थानों पर जाएंगे, क्योंकि बंकरों की संख्या भी बहुत ज्यादा जरूर है, लेकिन है तो सीमित ही। जितने लोग हैं, जितनी जनसंख्या है, उतने बंकर तो वहां पर नहीं होंगे। लोग सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित स्थानों पर इधर उधर भाग रहे हैं और जितने भी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन हैं जी, वो सब जो है बंकर का रूप एक तरीके से ले चुके हैं सभी। तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन यानी अंडरग्राउंड जो जगह है, सुरक्षित जगह है, उन जगहों पर जाने की कोशिश में वहां के लोग लगे हुए हैं। उनको चेतावनी भी दी जा रही है और इधर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ईरान के खिलाफ हमला करने का अब परिणाम भुगतना पड़ रहा है। उनके देश की जनता उनके खिलाफ हो गई है, उनकी अपनी पार्टी के सांसद उनके खिलाफ हो गए हैं और विरोधी दल यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग तो पहले से ही खिलाफ हैं। और उनका यह कहना था, पहले से ही ये कहा गया था कि ईरान के खिलाफ अगर युद्ध में जाना है तो पहले संसद से उसकी स्वीकृति लेनी होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने ईरान के खिलाफ हमला कर दिया है। तो ये अब ईरान और इस्राइल की लड़ाई कहां तक जा रही है, ये बहुत पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय है, क्योंकि युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन लोगों पर, जिन बड़े देशों पर यह जिम्मेदारी है कि दोनों देशों के बीच सुलह कराएं और शांति स्थापित करें, वो खुद एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। यानी अमेरिका जिस तरह से इस्राइल के साथ दिखाई पड़ रहा है, उसी तरह से चीन और रूस और तमाम दूसरे देश ईरान के साथ भी खड़े दिख रहे हैं। इसका क्या नतीजा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अमेरिका के इस आक्रमण का सबसे ज्यादा जो नुकसान झेलना पड़ रहा है वो झेलना पड़ रहा है इस्राइल को और वहां के लोगों को, क्योंकि अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने अपने इस्राइल के खिलाफ जो हमले हैं वो बहुत तेज कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं और कई शहरों पर, कई नए शहरों पर भी हमले शुरू कर दिए गए। बनी रहेगी इन सब पर नजर, आगे